छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चरण की 20 सीटों के लिए थमा प्रचार। अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। 7 नवंबर को होगा मतदान। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। मध्य प्रदेश के खंडवा और सिवनी की चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, लोगों को बांटकर वोट की फसल काटना चाहती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। कई लोक लुभावन वादे। भाजपा ने बताया झूठ का पुलिंदा। सभी राजनीतिक दलों ने किया जमकर प्रचार। भाजपा, कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने मैदान में उतारे अपने स्टार प्रचारक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश कुमार पर तंज। कहा, पीएम उम्मीदवार तो दूर की बात, विपक्ष ने गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाया। बोले, बिहार में फिर लौटा जंगल राज। जातिगत सर्वे रिपोर्ट को बताया छलावा। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक ऑनलाइन सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग के जारी किया आदेश। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने ग्रेड 4 लागू करने की सिफारिश की। प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद। 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का विकल्प। आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी। दक्षिण अफ्रीका पर दर्ज की 243 रन की बड़ी जीत। कोहली ने खेली शतकीय पारी। वहीं जडेजा ने लिए 5 विकेट। अंक तालिका में भारत शीर्ष पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शाम को थम गया। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में सभी सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग होगी। जिन 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा उनके लिए आज शाम को प्रचार थम गया। इस चरण में 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो कांग्रेस, भाजपा ने इन सीटों पर जमकर प्रचार किया है। प्रचार खत्म होने से कुछ घंटे पहले आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो भाजपा पहले ही अपना संकल्प पत्र जनता के बीच रख चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। 7 नवंबर को यहां मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में दुर्गम और माओवाद प्रभावित पोलिंग बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी जारी है। सुकमा जिले में 42 पोलिंग पार्टियों को और बीजापुर जिले में 34 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 198 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे विकास विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है, वही कल मोदी जी घोषणा करके गए हैं कि अब अगले 5 साल तक
80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जाएगा, ताकि कोई भूखा नहीं सोएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। दिलचस्प बात यह रही कि कांग्रेस को घोषणा पत्र जारी करते हुए इतनी देर हो गई कि पहले चरण का प्रचार समाप्त होने का अंतिम दिन आ गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में घोषणा पत्र को जारी करते हुए कई ऐलान किए, जिसमें किसानों का कर्ज माफ करने, सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का भी वादा किया गया है। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी। 5 साल पहले जो झूठ बोला था 20 लाख तक का मुफ्त इलाज करेंगे, नहीं किया। सबको मकान देंगे, आज तक कोई मकान नहीं दिया भूपेश ने। 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, 5 साल निकल गए, किसी नहीं हुआ। शराबबंदी करेंगे, 5 साल निकल गया, शराबबंदी नहीं हुआ। 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 साल निकल गया, कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होना है, जबकि परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में उतरे तो कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो भाजपा की डबल इंजन सरकार के कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। किसानों, गरीबों और युवाओं के लिए किए गए कामों को पीएम मोदी ने गिनाया तो साथ ही फ्री अनाज को अगले 5 साल आगे बढ़ाने का ऐलान भी किया। एमपी के मन में और मोदी के मन में। मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री का राजनीतिक वार कांग्रेस को चारों खाने चित कर रहा है। सिवनी की जनसभा में कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री ने खूब करारे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रही है कि परिवारों के बेटों को सेट किया जा सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है, लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। यहाँ के 2 बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के शासन को उन्होंने गरीबों, आदिवासियों और किसानों के खिलाफ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, जबकि भाजपा का परिवार देश का किसान, आदिवासी, गरीब है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों से किए वादे भी नहीं पूरा कर सकी। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ। कांग्रेस वाले आपसे कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। 5 पहले भी इनके नेता कहते थे 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे। अरे 10 दिन तो छोड़िए, 1.5 साल का समय मध्य प्रदेश में राज करने का मौका मिला था, लेकिन किसानों की एक पाई माफ नहीं की, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। कांग्रेस की इस कूटनीति के कारण किसान बार बार कर्ज में डूब जाता है। खंडवा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के पिछड़े जिलों को कैसे आकांक्षी जिलों में बदला गया और वहां विकास की रफ्तार को तेज किया गया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की स्थिति से भाजपा की सरकारों ने ही मुक्ति दिलाई है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे मतदान के वक्त सचेत रहें। कांग्रेस का काम सिर्फ लोगों के पैसों की लूट करना है। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती हैं। जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं।
अब राजस्थान में 4.5 साल लड़ाई लड़ते रहे, 2 गुट लड़ाई लड़े। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि ये अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को उनका घर का चूल्हा जलता रहे, ये काम मोदी करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी प्रचार में लोगों के सामने विकास का रोडमैप रखा, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस की खामियां गिनाकर भाजपा सरकार को दोबारा चुनने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। सिवनी से दीपक और खंडवा से नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा कि नीतीश ने पीएम पद के लिए भाजपा का साथ छोड़ा था, लेकिन उनकी आकांक्षा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। शाह ने जाति आधारित सर्वे पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ये पिछड़ा समाज के साथ छला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार के दौरे पर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा का साथ छोड़ा, लेकिन पीएम पद के उम्मीदवार तो दूर की बात, विपक्षी नेताओं ने गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाया। अमित शाह ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जुगलबंदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तेल और पानी एक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है। ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। वहीं जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को गृह मंत्री ने छलावा बताया। उन्होंने नीतीश सरकार पर अति पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि जाति जनगणना की रिपोर्ट में यादव और मुस्लिम की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई है और अति पिछड़े समाज की संख्या को काफी कम दिखाया गया है। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। अमित शाह ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि आरजेडी और जदयू जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के समर्थन में नहीं थे। वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। अमित शाह ने कहा कि पिछले चुनाव में 39 सीटें मिली थी, इस बार बची 1 सीट की कसर भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने जनता से इस बार 40 की 40 सीट भाजपा को जिताने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 200 युवाओं से मुलाकात की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का इतिहास स्वर्णिम था और भविष्य भी उज्जवल है। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्सचेंज कार्यक्रम युवाओं के लिए भारत की समृद्धि और संस्कृति से अवगत होने का बेहतर मौका है। भारत का इतिहास स्वर्णिम था और भविष्य उज्जवल है। हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया है। इस अवसर अपने पूर्वजों पर गौरव करने तथा उनके मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए भारत को मजबूत करने का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीण युवा
भारत की समृद्धि संस्कृति के से अवगत होंगे तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी आस्था और गहरी होगी। अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्ट प्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई। इसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में लिया गया था। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज शाम नई दिल्ली में भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि भारत भूटान के सतत विकास के विजन का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा घनिष्ठ और अद्वितीय भारत भूटान साझेदारी का प्रमाण है। इससे पहले असम की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा संपन्न करने के बाद रविवार को भूटान नरेश के दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे संदेश में कहा, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन से आज बात की। पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं पर चर्चा की। तनाव बढ़ने से रोकने और मानवीय सहायता प्रदान करने के महत्व से अवगत कराया। संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। भूकंप के बाद नेपाल को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के बाद 10 करोड़ की आपातकालीन राहत सामग्री की पहली खेप नेपालगंज नेपाल पहुंची। एक विशेष भारतीय वायुसेना C-130 उड़ान ने 11 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री की खेप नेपाल पहुंचाई, जिसमें प्रभावित लोगों के लिए टेंट और तिरपाल, चादरें, कंबल और स्लीपिंग बैग के साथ साथ आवश्यक दवाएं और पोर्टेबल वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरण भी शामिल थे। भारत सरकार की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़गा को करनाली के मुख्यमंत्री राजकुमार शर्मा की उपस्थिति में राहत सामग्री सौंपी गई। वहीं नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भारत की ओर से पहुंचाई गई मदद को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संबंधित फोटो साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री की पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत सक्रिय है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देश भर में व्यापक रूप से मनाने की योजना को अमली जामा पहनाते हुए आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम के माध्यम से 100 की संख्या में पूजित किए गए कलश का वितरण किया। इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल्यकाल की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय अयोध्या ही नहीं, देश के 5 लाख गांव और उसके आसपास विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान होंगे। यही नहीं, सूर्यास्त होते ही देश भर के सनातन धर्मावलंबियों के 5 करोड़ घर और उसके आसपास दीप मालिकाओं से वातावरण रोशनी से जगमग हो उठेगा। रविवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देश भर में व्यापक रूप से मनाने की योजना को अमली जामा पहनाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम के माध्यम से 100 की संख्या में पूजित किए गए कलश का वितरण किया।
ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से गांव-गांव में होने वाले आनंद उत्सव में लोगों से मंदिरों में एकत्र होने, टीवी के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने, जिस भगवान की मूर्ति स्थापित हो उनकी आराधना करने और अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना कर मंगल ध्वनि से देवता को जागृत करने का आह्वान किया है। ये कलश देश के 100 स्थानों को जाएंगे। ये पूजित अक्षत ग्राम ग्राम में दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक पहुंच जाएंगे। ये भगवान की ओर से निमंत्रण पत्र है। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 11 बजे से पहले अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में एकत्र हों, भजन कीर्तन करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगी संगठनों के स्वयंसेवक देश भर के गांवों तक इन अक्षत और कलश को लेकर पहुंचेंगे और संपूर्ण भारतवर्ष को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। रविवार को भी कलश और अक्षत ग्रहण कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के विभाग संगठन प्रभारी और 45 संगठनात्मक प्रांत प्रमुख शामिल रहे। कलश धारक प्रदेश स्तर पर इस आशय का मंथन करेंगे कि उनके प्रदेश में कितने जनपद हैं और हर जनपद को कितना अक्षत वितरित किया जाना है। इसके बाद 31 दिसंबर तक अक्षत विभिन्न जिलों में पहुंचेगा। फिर 1 से 15 जनवरी तक जिला प्रभारी मूल्यांकन के बाद घर घर 4-4 दाने अक्षत पहुंचाकर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आनंदोत्सव के रूप में मनाने का आग्रह करेगा। पूजित कलश और अक्षत लेकर जाने वाले प्रांत प्रमुखों में उत्साह और धर्म के प्रति समर्पण का भाव दिखा। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों बाद रामलला अपने मूल स्थान पर स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। पहला पूजन आज हुआ है और उसके साथ साथ अक्षत के रूप में जम्मू कश्मीर लद्दाख के समस्त राम भक्त परिवारों के लिए हम यहाँ पर पूजित अक्षत लेकर के जा रहे हैं। हर घर में वहाँ पहुँचना। हमें जो अक्षत मिला है इधर से जन्मभूमि से, उधर हमारा जो केरला प्रांत में जितना जिला है उतना जिलों से कार्यकर्ता लोग उधर आएगा, उधर भी ऐसा पूजन रहेगा। यहाँ से हम कलश ले जाएंगे, हरिद्वार केंद्र है विश्व हिंदू परिषद का, वहाँ मंदिर में इसको रखेंगे। उसके बाद हर जिले में 1 जनवरी से 14 जनवरी को कार्यकर्ताओं को वितरण के लिए भेजेंगे, हर गांव-गांव मोहल्ले। पूजित कलश और अक्षत ले जाने वालों में केरल, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और सिक्किम के प्रांत प्रमुख भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के बाद देश के अलग अलग प्रांत को अलग अलग तिथियां दी जाएंगी और वो संबंधित तिथि पर अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन अयोध्या के सभी संत और धर्माचार्य को रामलला के दर्शन करने के लिए व्यवस्था की जा रही है और दूसरे दिन अयोध्या और उसके आसपास के लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त 4000 प्रमुख संत और 2500 के करीब देश के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विशिष्ट जन मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर 243 रन की शानदार जीत के साथ प्रतियोगिता में लगातार 8वीं जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत से जीत के लिए मिले 327 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम 83 रन पर ढेर हो गई। बल्लेबाजी में कोहली ने जहां शतकीय पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में जडेजा ने 5 विकेट लिए। लगातार 7 जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी तो लक्ष्य साफ था, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस जीत पिच और मौसम को देखते हुए रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर में ही भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए। हालांकि रोहित जब 40 पर पहुंचे तब कगिसो रबाडा ने उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 31 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया केशव महाराज ने, जिन्होंने शुभमन को 23 पर चलता किया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाए,
दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी निभाई। खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा एंगिडी ने, जिन्होंने 77 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट किया। लेकिन रन मास्टर कोहली जमे रहे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली 101 रन पर नाबाद रहे और उनकी इस बेहतरीन पारी के बल पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए। 327 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्विंटन डिकॉक 5 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बेबूमा का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 11 पर रवींद्र जडेजा ने आउट किया। इन झटकों से दक्षिण अफ्रीकी टीम उबर नहीं पाई और 40 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते टीम के 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन हो लिए। रवींद्र जडेजा की फिरकी और मोहम्मद शमी की धार का जवाब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं खोज पाए और अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबले को 243 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया, यानी कि एक और बड़ी जीत टीम इंडिया के नाम हुई। कोलकाता से नारायण सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर संदेश में उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट टीम एक बार फिर विजयी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई, बढ़िया टीम वर्क। उन्होंने आज शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को जन्मदिन का शानदार तोहफा भी दिया है। डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने साल 2023 के एक्सीलेंस अवार्ड की घोषणा की। फाउंडेशन ने विज्ञान और राष्ट्रीय राजनैतिक विमर्श में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए अनुसंधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2023 की श्रेणी में डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ एंकर रिपोर्टर अशोक श्रीवास्तव को डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार देने का ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि फाउंडेशन प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार देता है। इसके तहत 1 लाख रुपये पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अशोक श्रीवास्तव को ये पुरस्कार 29 नवंबर को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।